नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगा भारतीय संविधान के बारे में। और मेरा वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो कहते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा है, ठीक है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ और जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं वो सब आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें तो कोई बात झूठी अगर निकल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनकी गलतफहमी कि संविधान बड़ा अच्छा बना हुआ है। और एक रियलिटी बताऊं तो उनके बाप के बाप ने संविधान नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक बहुत बड़ी रियलिटी है ये। आप मैंने कई ऐसे लोग देखे जो अनपढ़ हैं लेकिन वो भी कहते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे ये बात बोल देते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर संविधान के बारे में आपको बताऊं तो इतने झूठ हमारे देश में संविधान को लेकर फैलाए गए हैं, इतने झूठ कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और कई लोगों ने अंबेडकर के नाम पे संविधान को लेकर ऐसा प्रपंच रचा है पूरे देश में, ऐसा प्रपंच, ऐसे झूठ फैलाए हैं कि मुझे लगता नहीं कि उन झूठ से हम कभी बाहर आ पाएंगे। देखिए, संविधान जो है आपके भारत का संविधान, इसको हमें बताया जाता है कि 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, ऐसा कुछ बताया जाता है। और कई लोगों ने हवा उड़ाई। वो एक कहावत है कि झूठ को 100 बार अगर बोलो तो सच लगता है, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करी है। ये भी एक सफ़ेद झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसको अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों ने ये सोच के बनाया था कि भारत पे हमारा पूरा कब्जा तो हो ही चुका है, लगभग 200 साल हो चुके कब्जा किए हुए। अब हमें इस देश को आगे चलाने के लिए या पूरी तरीके से कब्जे में लेने के लिए एक संविधान बना देना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने ये संविधान बनाया था और ये 1935 में बनकर तैयार हो गया था। इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो भारत शासन अधिनियम की 80% कॉपी है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी है। ये बात भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी जानकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ, मैं कोई किताब लिखूं और आप उस किताब को 80% कॉपी कर लो तो क्या इससे ये साबित हुआ कि वो किताब आपने लिखी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो संविधान था हमारा, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग जो जिन्होंने करी थी उनका नाम था डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। ये उस समय हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये एक साउथ के व्यक्ति थे और पूरा संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें सबसे मेन जो योगदान था वो इन्हीं का था। अंबेडकर तो उस कमेटी के सिर्फ अध्यक्ष थे, मगर पूरा संविधान इन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक। मतलब मैं कह सकता हूँ इन्होंने संविधान लिखा है, पूरा संविधान इन्होंने ही लिखा है। हमें एक शॉर्ट में ये बात बोल सकते हैं। तो इन्होंने संविधान लिखने के बाद उस संविधान में चर्चा वर्चा हुई, जो कुछ हुआ, उसके बाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको दे दिया गया। और उसके बाद जो भी फिर पार्लियामेंट में काफ़ी बहसबाजी हुई, दुनिया भर की चीज़ें हुई, आखिर में संविधान लागू कर दिया गया। तो ये जो बातें की जाती है कि संविधान ऐसा है वैसा है, इसी पर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। जो आपका संविधान है दोस्तों, इसमें कहीं पर भी नागरिकता डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। आप संविधान खोल के देख लीजिए, आपके संविधान में कहीं भी नागरिकता डिफाइन नहीं की गई कि नागरिक कहते किसको है। उसमें नागरिक कौन हो सकते हैं ये बताया गया, लेकिन नागरिक किसको कहते हैं ये नहीं बताया गया है, ठीक है। ये आपके संविधान की बहुत बड़ी समस्या है। आपके संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइन ही नहीं है। तो जब अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं है तो ऐसे किसी समुदाय को अल्पसंख्यक किस आधार पर कह देते हैं, आप ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक जिनकी पॉपुलेशन 1% से कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन है। आपके इंडिया में अगर उसी डेफिनेशन को फॉलो कर लिया जाए तो आपके इंडिया में सिर्फ एक ही कम्युनिटी अल्पसंख्यक कही जाएगी, वो है पारसी कम्युनिटी, जिनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है। बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन 1% से ज़्यादा तो है। तो फिर जब सबसे हैरानी की बात तो आप खुद ही समझ जाइए ना कि जब संविधान में अल्पसंख्यक परिभाषित ही नहीं है तो फिर ये अल्पसंख्यक जो है किसी को कैसे डिक्लेयर कर देते हैं। आपके संविधान में कहीं भी कॉलेजियन सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप पूरा संविधान उठा के देख लीजिए,
उसमें कोई कॉलेजियम सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है, ये इन लोगों ने अपने मन से बना के रखा हुआ है। आपके संविधान में राजनीतिक पार्टियों को बनाने और या फिर उनको नष्ट करने, इसको लेकर कोई प्रावधान दे के रखा ही नहीं है। आप पूरा संविधान उठा के देख लीजिए, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके बाद आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, ये इस्तीफा किस प्रावधान के तहत देते हैं, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कई बार कि आपके राज्यों में उप मुख्यमंत्री होते हैं, इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इसके बाद उप प्रधानमंत्री जैसी चीज़ें भी बीच में आई थी, जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो रियलिटी है कि इसका भी कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधान तो बहुत सारे हैं, पुरुषों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि संविधान अच्छा कैसे हुआ। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान तो है, जो बहुसंख्यक है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसके अधिकारों की कोई चर्चा उसमें की ही नहीं गई है, सब कुछ एक तरफा है। महिला के लिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 दे के रखा हुआ है, सारे कानून उसके तहत ही बनाए जाते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए उसमें एक भी लॉ नहीं है, एक भी प्रावधान है ही नहीं। आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए। ठीक। आपके संविधान में अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया हुआ है, जबकि जो मुख्य भाषाएं हैं 15 या 17 संविधान में, उसमें कहीं अंग्रेजी है ही नहीं। जो भारत की मुख्य भाषाएं हैं, जो शायद 15 है मेरे ख्याल से, उसमें कहीं अंग्रेजी है ही नहीं। अब ये बताइए कितनी हैरानी की बात है कि जिस देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, वो देश एक बाहर की भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा बना रहा है। क्या इसको आप सही मानेंगे? चाइना में लगभग 252 भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद भी जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको मंदारिन कहते हैं। इसी को आप लोग चाइनीज़ बोलते हो। क्योंकि कई लोग इंडिया में जो गंवार बैठे वो भी कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारी भाषाएं हैं, हम कैसे एक को लागू कर दें। ये कोई तर्क थोड़ी हुआ भाई। अगर किसी राष्ट्र में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज चुना जाता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और वो भाषा एक ही, वो हिंदी। इंडिया में वर्तमान समय में लगभग 70 से 75% लोग हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। या हम सबको पता है ये वाली बात। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप हिंदी से काम चला सकते हैं। ये अलग बात है कि दक्षिण भारत के लोग राजनीतिक प्रभाव के कारण हिंदी से कई बार नफरत करने का दिखावा करते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। दक्षिण भारत का व्यक्ति भी हिंदी जानता है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो जिस संविधान में हमारी अपनी कोई भाषा ही नहीं बताई गई है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? लोग इसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि आपके संविधान में आर्टिकल 333 हुआ करता था, जिसको मोदी सरकार ने हटा के बहुत अच्छा काम किया। इस आर्टिकल के मुताबिक 2 अंग्रेज सांसद आपको अपॉइंट करना आवश्यक है। अब सवाल ये कि जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो अंग्रेज सांसद क्यों अपॉइंट किए जाएंगे? हालांकि इस परंपरा को नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया, एक अच्छी बात थी, लेकिन ये परंपरा बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आपके संविधान में संसद और विधानसभा में SC/ST को आरक्षण देने का प्रावधान सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। आप पढ़ सकते हैं, मगर वो प्रावधान आज तक चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? जब उसमें लिख दिया गया कि सिर्फ 10 साल तक ही दिया जाएगा, तो उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहिए था। आपने कैसे किया? आपके संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लगभग 40 से 50 प्रस्तावित हैं। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो हर साल आपके संविधान में 2 संशोधन होते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि जो दूसरी कंट्रीज है उनका संविधान बहुत शॉर्ट है, क्योंकि उनको करप्शन नहीं करना। अब आपके संविधान में जानबूझ के इतने प्रावधान डाले गए हैं कि किसी प्रावधान का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। USA के संविधान में या किसी और कंट्री के संविधान में मुश्किल से 1, 2, 3 या 4 इससे ज़्यादा उसमें संशोधन हुए ही नहीं, आज तक चेंजेस हुए ही नहीं। लेकिन आपके संविधान में हर साल एक नया संशोधन किया जाता है। मतलब आप एक परफेक्ट बुक नहीं बना पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के बारे में एक बात कही थी जो बताई नहीं जाती है। उन्होंने ये बात 13 अगस्त 1953 को कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने एक संविधान बनाया, हमने एक लोकतंत्र का मंदिर बनाया, मगर अफसोस उस मंदिर में देवता की जगह राक्षस बैठ गए हैं, इसलिए मैं इस संविधान को जला देना चाहता हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे। इसलिए जो कहते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा है, फलाना ढमका, कुछ गंवार संविधान को लेकर तर्क देते हैं कि संविधान तो अच्छा है, देश के लोग खराब हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए,
ये क्वेश्चन मैंने अपने, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था तब भी मैंने पूछा था हमारे टीचर, तो उन्होंने भी ऐसे सड़ा गला जवाब दिया था। लगता था वो घुट्टी पिलाई जाती कि आपको इसकी बुराई करना ही नहीं है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर एक गाड़ी है आपके पास, तो उस गाड़ी में अगर आप 100 ड्राइवर बारी बारी रखते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि सारे ड्राइवर तो बुरे नहीं हो सकते। एक ड्राइवर बुरा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारे बुरे निकल जाएं। उसी तरीके से अगर आपके देश का संविधान अच्छा था, तो ये देश में कुछ ईमानदार नौकरशाह भी आए, ईमानदार IAS आए, IPS आए, कुछ ईमानदार मिनिस्टर्स भी आए जिन्होंने सोचा देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ ईमानदार प्रधानमंत्री भी आए, मगर वो कुछ कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपका सिस्टम सड़ा हुआ है, क्योंकि आपके संविधान में समस्या है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। अगर संविधान में दम होता तो सब कर लेते, वो एक झटके में सिस्टम को बदल देते, लेकिन आपके संविधान में ऐसा कोई दम था ही नहीं। यही कारण है कि कोई अच्छा व्यक्ति भी देश में आता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो आप कुछ भी कर लो, कुछ कर ही नहीं पाता है। ये हमारे देश की समस्या है। आपके देश इंडिया में बड़े से बड़ा अपराधी छूट जाता है, आज तक सज़ा क्यों नहीं होती उसको? आपके संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। कैसे चल रहा है वक्फ बोर्ड? और दुनिया भर की बातें हैं। मैंने कहा ना, अगर और ज़्यादा खुल के बोल दूँ तो कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं वही भड़क जाएंगे। मैंने कहा कि संविधान लोग पढ़ते नहीं हैं, बस बोलते हैं बहुत अच्छा बना है, बहुत ही शानदार है, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी नाम का एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। आप एक बार देख लीजिएगा, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1F हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से एक फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने हटाया, इंदिरा गांधी की सरकार ने हटाया था, ऐसे तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटा देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा कर पाया? नहीं कर पाया। राइट टू प्रॉपर्टी का जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ था, इसका मीनिंग ये था कि अगर आपके नाम पे ज़मीन है या घर है, कुछ भी है, उसको कोई छीन नहीं सकता। पूरी दुनिया में, इवन चीन जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में भी ये अधिकार लोगों को मिला हुआ है कि अगर आपके नाम पे घर है तो संसारी कोई ताकत आपका घर आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन इंडिया में इतने इम्पोर्टेंट राइट को हटा दिया गया और परिणाम ये निकला कि आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गई। हजारों आदिवासियों की ज़मीनें छीनी गई, उनको गोली मारी गई, उनकी पत्नियों से बलात्कार किया गया। आप तो कहते संविधान दलितों के अधिकारों के लिए बना, कहाँ गए दलित के अधिकार? आप कहीं भी देख लीजिए, सिंगूर कांड जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसमें कई आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नियों से पुलिस वालों ने बलात्कार करे थे, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। मेरी ज़मीन तानाशाही करके मुझसे छीन ली जाती है, मेरा संविधान कुछ भी नहीं कर पाता है। आपने नक्सली सुने होंगे, ये नक्सली इनको क्यों बोलते ये भी बता दूं, ये इसके लिए भी आपका संविधान जिम्मेदार है। नक्सलवाड़ी गांव हुआ करता था, एक नक्सलवाड़ी गांव, उस गांव से जो किसान विद्रोह करते हुए निकले उनको नक्सली कहा गया। ये अलग बात है कि आगे चल के ये आंदोलन भटक गया और अब ये आंदोलन हिंसक रूप में पूरे भारत में फेमस है और नक्सली जो है उसको क्रिमिनल समझा जाता है। तो कई लोग सोचते हैं उसको नक्सली कहते क्यों? नक्सली एक गांव था नक्सलवाड़ी, वहाँ पर किसानों की ज़मीनें छीन ली गई थी और उनमें से कई किसानों की हत्या कर दी गई थी। तो जो संविधान मेरी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता है, मैं उसको अच्छा कैसे कह सकता हूँ? अगर आपका घर मेन रोड में बना हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका घर किसी पॉश इलाके में कहीं पर भी है, मेन रोड में बना हुआ है, आपके नाम रजिस्टर्ड है, आप कई सालों से उस पर रह रहे हैं, सरकार जब चाहे वो घर आपसे छीन सकती है किसी भी चीज़ के नाम पे कि यहाँ से हाईवे निकलेगा, यहाँ बांध बनेगा, फलान जन का। ऐसा आए दिन हमारे देश में होता है, आए दिन इस देश में लोगों की संपत्ति छीन ली जाती है। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी नाम की चीज़ है ही नहीं और उसको हटा के उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स अब नहीं कहा जाता, अब उसको कहा जाता है संवैधानिक अधिकार। जबकि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले आइए, अगर एक व्यक्ति अपना घर या अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो चाहे चाइना हो या ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, ये देश कभी उससे उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीनते। सरकारें उसको ऑफर देती हैं कि तू 100 करोड़ ले ले, ये हमको दे दे, तो 200 करोड़ ले ले, ये हमको दे दे। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ कई ऐसे हाईवे मिलेंगे जिनके बीच में बंगले बने हुए हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना घर सरकार को दिया ही नहीं और सरकार ने उसे छीना भी नहीं। तो आपके इंडिया में ये सब कहाँ होता है?
इतनी सारी चीज़ें आपके संविधान में है, इतनी यूजलेस चीज़ डाल के रखी हैं कि जो एक्चुअली में डालना चाहिए वो डाल के रखा ही नहीं। आपके संविधान का ये असर है कि आपके देश में भ्रष्ट जजों को सजा नहीं मिलती, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो जजेस होगा उसके खिलाफ महाभियोग चलेगा। अब महाभियोग की जो प्रोसेस है वो इतनी खतरनाक है कि उसका चलना ना चलना दोनों बराबर है। तो यही कारण है कि आपकी जुडिशरी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अगर किसी और कंट्री में इस तरह जजेस करप्ट होते हैं तो उनको 40 से 50 साल की जेल हो जाती है और उसकी आगे कोई सुनवाई होती ही नहीं है। इंडिया में कुछ भी नहीं होता जजों को। ये हमारे देश के हालात हैं। आज आपके देश में लगभग 8 से 10 करोड़ अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी रह रहे हैं। ये आपके संविधान का चमत्कार है, क्योंकि आपके संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कभी कुछ किया ही नहीं गया। इतने सारे लोग घुस कहाँ से रहे हैं? आपके देश में जो कॉमन सिविल कोड है वो लागू क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए लागू नहीं हुआ कि उसको फंडामेंटल राइट्स में डाला ही नहीं गया, उसको डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का एक पार्ट है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसको लागू करवाने के लिए आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। आप सरकार पर फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का दबाव बना सकते हैं एक बार, लेकिन आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने का नियम नहीं बना सकते। तो जो हमारा संविधान है उसमें कॉमन सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। पूरे दुनिया के सारे देशों में एक ही लॉ होता है। हमारे यहाँ हर जगह अलग अलग कानून बने हुए हैं, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, और ये सारे कानून जो है वो आए दिन नए अपडेट होते रहते हैं। और हर कानून के पीछे एक घटिया तर्क ये पॉलिटिशियन दे देते हैं। अगर संविधान सबके समानता की बातें करता है तो फिर समानता है क्यों नहीं देश में? हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं उसी की चर्चा कर लेते हैं। महिला पुरुष की समानता क्यों नहीं है हमारे देश में? आज तक कितनी महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई? मतलब फांसी में लटकाया गया, आप मुझे बता दीजिए। एक भी महिला को नहीं लटकाया गया, फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने दया याचिका भी खारिज करी, उसके बाद भी उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया गया। क्यों भाई? जब सब समान है तो फिर क्या दिक्कत है? इंडिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्राइम पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने किए हैं। आप कभी सर्च कीजिएगा कोल्हापुर सिस्टर केस, कोल्हापुर सिस्टर केस आप गूगल में सर्च कीजिएगा। ये दो बहनें थी, सीमा गवित और रेणुका शिंदे। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी महाराष्ट्र कोर्ट द्वारा। इन्होंने 43 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करी थी। ये बच्चे एक दिन से लेके 4-5 साल तक के बच्चे थे, जिनको ये किडनैप कर लेती थी, इनके नाम पे भीख मांगती थी, बाद में इनको बेरहमी से मार डालती थी। किसी को पानी में डुबा के मारा, किसी को फर्श पे पटक के मारा, किसी को चाकू से गला घोट के मारा। इस तरीके के कांड इन्होंने करे। 96 में अरेस्ट हुई थी, इन पर मुकदमा चला। इनको अब एक स्त्री होकर इतना जघन्य अपराध, उसको तुरंत फांसी हो जानी चाहिए थी। आज तक फांसी नहीं हुई। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इनको फांसी दी जाए, फिर भी फांसी नहीं हुई। जबकि दिल्ली गैंग रेप में जो तीन चार लोग थे, जिनमें से एक दो तो बेकसूर थे, कुछ जेलर ने कहा, उनको फांसी हो गई, तुरंत फांसी हो गई। गैंग रेप हुआ, गैंग रेप के कुछ ही 1 साल के भीतर फैसला आ गया और 2-3 साल के भीतर फांसी हो गई। आपने देखा ही होगा, लेकिन इनको फांसी नहीं हुई। ऐसे एक शबनम कांड सर्च कीजिएगा। एक लड़की शबनम उत्तर प्रदेश में, जिसने अपने परिवार के 11 लोगों की हत्या करी थी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था, उसको भी फांसी की सजा सुनाई गई। उसको आज लटकाया नहीं जा रहा है, जबकि उसकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। अब समझ में नहीं आया कि लटकाया क्यों नहीं जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि महिला है। तो हम जिस टॉपिक पर रोज वीडियो बनाते हैं, आप उसी की चर्चा कर लो ना। कहाँ है समानता? समानता अगर है तो इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पुरुष के लिए क्यों नहीं है? अदर कंट्रीज में तो है, हमसे बेहतर पाकिस्तान है, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, मगर वो सबको इंक्लूड करता है, हस्बैंड को, वाइफ को, छोटे बच्चे को, विकलांग को, बुजुर्ग को, सबको। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? अदर कंट्रीज में पुरुषों के यौन शोषण पर भी लॉ है, आपके यहाँ क्यों नहीं है? आप तो समानता की बातें करते हैं, तो क्यों नहीं है बताइए? आपके यहाँ महिलाओं को जिस लेवल पर रिक्रूट किया जाता है, पुरुषों को उस लेवल पर नहीं किया जाता। दोनों का लेवल अलग अलग रहता है, बातें समानता ही की जाती हैं। दुनिया भर की योजना महिला के लिए बनी, पुरुष के लिए कोई योजना नहीं है। महिला बाल विकास मंत्रालय बना हुआ है, महिला आयोग बना हुआ है, महिला पुलिस थाना बना हुआ है, और दुनिया भर की योजना, डाइवोर्स महिला के लिए योजना अलग है।
जबकि डाइवोर्स महिला को हस्बैंड से भरण पोषण मिलता है, उसके बाद भी उसको जॉब की एक अलग योजना बना के रखी है। विधवा महिला के लिए अलग योजना है, डाइवोर्स पुरुष के लिए योजना क्यों नहीं है? जबकि वो तो भरण पोषण दे रहा है, उसके लिए स्पेशल योजना होनी चाहिए। जो विधवा पुरुष होता है, विधु जिसको कहते हैं, उसके लिए योजना क्यों नहीं है? समानता है कहाँ पर, आप बता दीजिए। तो जो ये बातें करते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा है, फलाना ढेम का, ये सब फिजूल की बातें हैं, ठीक है। और ये बातें अक्सर वही लोग करते हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, और उसमें जो बातें संविधान में लिखा है कि सब समान होंगे, आर्टिकल 14, वो तो लागू ही नहीं है आपके इंडिया में आज तक आर्टिकल 14 भारत में लागू ही नहीं है। उसी लिखा हुआ है बस, वो उसका कोई महत्व तो नहीं है। अगर लागू होता तो फिर इतना भेदभाव क्यों चल रहा है हमारे देश में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नागालैंड हो गया, मणिपुर, यहाँ के लिए अलग कानून क्यों बनाए गए हैं, और ये कब तक रहेगा? पूरे देश में समान नागरिक संहिता कब लागू करेंगे आप? आपके यहाँ हर कम्युनिटी के नियम जो हैं अलग अलग भी हैं, और कुछ ऐसे भी नियम हैं जो वो मानना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है आपके देश में? बहुत सारे प्रश्न हैं। और फिर हम कहते हैं संविधान बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और अगर संविधान को ही बदल दो तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, मगर ये भगवान जाने वो दिन कब हमारे देश में आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हुए जस्टिस मिश्रा, उन्होंने इस पर किताब लिखी थी। वो संविधान में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उसको पूरा बताया था उन्होंने। तो उस किताब पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे, और ये आंदोलन जो अम्बेडकरवादी घूमते हैं, इनके द्वारा ही हुआ था। तो कुछ दिनों के लिए उस किताब पर प्रतिबंध था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उससे प्रतिबंध हटा दिया था। तो अगर आज संविधान पे उंगली उठती है तो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। कोई सच बोलना नहीं चाहता, कोई सच सुनना नहीं चाहता। सबने राजनीति में अपने चेहरे बना के रखे हैं, और उसी चेहरे का इस्तेमाल करके आप पर अटैक कर दिया जाता है। अगर संविधान अच्छा होता, प्रोविजन अच्छे होते, तो देश की हालत ना होती। आपका जल, जमीन, जंगल सब बर्बाद हो रहा है। आपकी नदियाँ सारी सूखती जा रही हैं, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है देश की। आपके यहाँ करप्ट जज हैं और दुनिया भर के करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आपके यहाँ ढंग का लोकपाल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन समस्या कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो कुछ करने ही नहीं देता है। कहाँ से कर पाएंगे आप? आपके संविधान में आम नागरिक को राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल का कोई अधिकार देके रखा है? नहीं देके रखा है। आपके संविधान में जो कॉमन मैन है उसको पावर क्या देके रखी है? कोई पावर नहीं है। देखिए, पावर अलग चीज़ होता है, राइट अलग चीज़ होती है। चंद प्रावधान बना दिए गए जिनको कि फंडामेंटल राइट्स का नाम दे दिया गया, लेकिन पावर क्या है? क्या आप में इतना पावर है कि आप अपने ज़िले के कलेक्टर को हटा सकें? अगर आपको लगता हो करप्ट है या कोई एविडेंस आपको मिला तो आप कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे वो हट जाए? कोई ऐसा प्रावधान है? आप अपने मोहल्ले के हवलदार को नहीं हटा सकते, जबकि अदर कंट्री में पब्लिक को पावर दे के रखी है। आम नागरिक जो है कई देशों में जहाँ पर सच में लोकतंत्र का पालन किया जाता है, वो अपने इलाके के कलेक्टर या जो भी है उसको लगता है करप्ट है तो उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास कर सकता है। आपके देश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतनी सारी समस्याएं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान में लिखी ही नहीं है, मगर वो लागू हो रही हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसको लेकर का सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बहाने बना के पिटीशन खारिज कर देगा। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो दावा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे द्वारा संसदीय मंत्रालय में RTI लगाई गई थी, और उस RTI में मुझसे मैंने पूछा था उनसे कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, इसका दस्तावेज मुझे चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। ठीक है, इसका किसी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, लेकिन रियलिटी है कि राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपुत्र हो सकता, राष्ट्रपिता जैसी कोई चीज़ एक्चुअली में होती नहीं है, और ना ही किसी ऐसे दस्तावेज में गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग चीज़ है कि आप उनको बार बार बोल के राष्ट्रपिता बना दिया गया है।
तो इन चीज़ों को लेकर कोई दस्तावेजी साक्ष्य भारत सरकार के पास नहीं है, ये सिर्फ आपस में बोली जाने वाली चीज़ें हैं। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।